वंदे मातरम दोस्तों। आज के न्यूज़पेपर में अरिजित सेन गुप्ता जी और स्वप्निल त्रिपाठी जी, जो कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में पदाधिकारी हैं, उनका एक लेख छपा हुआ है। उस लेख का नाम है 76 साल बाद भी अंग्रेजी ही राजकाज की भाषा क्यों। बहुत ही अच्छा लेख है, जिसमें कि अरिजित सेन गुप्ता जी और स्वप्निल त्रिपाठी ने विचार व्यक्त किए हैं और कहा है कि जब संविधान सभा के सदस्य संविधान के आधिकारिक अंग्रेजी पाठ पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदन के समक्ष संविधान का एक हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया और सदस्यों से उस पर भी हस्ताक्षर करने की रिक्वेस्ट की। यह कदम संविधान सभा के भीतर उठी उस सशक्त मांग से प्रभावित था, जो कि संविधान के किसी औपनिवेशिक भाषा में नहीं, बल्कि जनता की भाषा में कहने की बात कह रहा था। यह क्षण एक व्यापक संवैधानिक महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता था, जो भारत की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करती थी, विविधता को स्वीकार करती थी और अंग्रेजी पर औपनिवेशिक भाषाई निर्भरता से धीरे धीरे आगे बढ़ने की संकल्पना को व्यक्त करती थी। हिंदी को इस दशा में एक प्रारंभ माना गया था, न कि इस लक्ष्य की एक अभिव्यक्ति माना गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में एक कल्पना के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन जो अन्य भारतीय भाषाएं थी, उनके निरंतर उपयोग और विकास के लिए स्पष्ट सुरक्षा उपाय भी किए गए थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी 9वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची ने 14 क्षेत्रीय भाषाओं को उस समय संवैधानिक मान्यता प्राप्त की। अनुच्छेद 345 ने राज्यों को यह अधिकार दिया कि वे अपने राजकीय कार्यों के लिए राज्य में बोले जाने वाली एक या अधिक भाषाओं को अपना सकते हैं। अनुच्छेद 347 ने राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि वे राज्य की एक महत्वपूर्ण जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को आधिकारिक मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। राज्य विधानसभाओं की जो कार्यवाही है वह राज्य की राजभाषा में होनी थी और संसद में भी सदस्यों को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसी के साथ अंग्रेजी को अनेक संवैधानिक कार्यों के लिए एक कार्यकारी भाषा के रूप में बनाए रखा गया। यह अर्थात अंग्रेजी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनी रही। हिंदी के साथ संसद की एक डिफ़ॉल्ट भाषा बनी रही अंग्रेजी, और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की कार्रवाई, संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी, और अन्य विधेयक दस्तावेजों की भाषा भी अंग्रेजी बनी रही। स्वयं संविधान अंततः अंग्रेजी भाषा में ही अपनाया गया। एक ऐसा निर्णय जिसे लेकर कई सदस्यों ने बाद में खेद भी व्यक्त किया, लेकिन उन सदस्यों को इस आश्वासन के साथ शांत किया गया कि अंग्रेजी केवल 15 वर्षों की अवधि के लिए ही भाषा बनी रहेगी, जिसके बाद वह राजभाषा नहीं रहेगी। लेकिन आज 76 वर्षों के बाद भी यह संवैधानिक वादा केवल आंशिक रूप से ही पूरा हुआ है। अंग्रेजी से आगे बढ़ने का हर गंभीर प्रयास या तो खत्म हो जाता है, या ठहर जाता है, या कमज़ोर पड़ जाता है, या टाल दिया जाता है। समय के साथ अंग्रेजी अब केवल एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज ही नहीं रही, बल्कि संवैधानिक सत्ता की भाषा भी बन गई है। उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय मुख्यतः अंग्रेजी में ही काम करते हैं। हमारे विधेयक और कानून अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं अधिकतर, और उच्च स्तरीय आधिकारिक कार्य लगभग पूरी तरह से आंग्ल भाषा में संचालित किए जाते हैं। यह स्थिति किसी एक निर्णय या सुनियोजित योजना का परिणाम नहीं है। यह एक संस्थागत जड़ता, या फिर कह सकते हैं कि आधुनिक जो हमारी जीवन शैली है उससे उत्पन्न हुई है। भाषाई बहुसंख्यकवाद को लेकर गहरी आशंकाएं, विशेष रूप से हिंदी के प्रभुत्व का भय भी सुधार के प्रयास को रोक देता है। अंग्रेजी को एक तटस्थ समझौता भाषा के रूप में देखा जाने लगा है, जो कि किसी एक भारतीय भाषा को विशेषाधिकार नहीं लेने देती है। जब प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने का प्रयास किया, तो देश में, विशेषकर मद्रास में व्यापक विरोध हुआ। तत्समय पंडित
शास्त्री जी के समय 2 लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। इनमें से एक ने विस्फोट भी किया था और उस समय हिंदी के पुतले भी जलाए गए। आज अंग्रेजी ने संवैधानिक सत्ता को भाषाई बहुसंख्यकों से एकदम अलग थलग कर दिया है और साथ ही एक सीमित शिक्षित अभिजात वर्ग की पहुंच को मजबूत किया है। वास्तव में एक भाषा ही है जो तय करती है कि कानून कौन समझ सकता है, कौन पढ़ सकता है, कौन उससे अभिव्यक्त कर सकता है और कौन संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ सकता है। जो तय करती है भाषा। न्याय की प्राप्ति केवल अदालत तक पहुंचने की अधिकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कार्यवाही, उसके निर्णय को समझने की क्षमता भी शामिल है। एक ऐसा संविधान जिसे अधिकांश नागरिक पढ़ ही ना सकें या उसको उपयोग में न ला सकें, तो भागीदारी का माध्यम बनने के बजाय केवल एक दस्तावेजी बनकर रह जाएगा। ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में जैसा कि आपको पता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वे भी हिंदी में बातें करते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस सरकार के कार्यकाल में हिंदी के लिए कुछ बेहतर प्रयास हो सकता है, जो कि आज तक संभव नहीं हुआ है। वंदे मातरम दोस्तों।